नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। आगाज़ करने से पहले नजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत के पहले मरहले में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू। आखिरी दिन 9 जनवरी होगा। जिला कलेक्टर ने इंतखाबी इंतजामात का जायजा लिया और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने की हिदायत। राजावानी प्रोग्राम में बेशुमार शिकायतें व दरख्वास्तें हासिल। जॉइंट कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत और अवाम के मसाइल की यकसवी करने ओहदेदारों को हिदायत। स्वच्छ भारत और प्लास्टिक के नुकसानात से अवाम को बाशऊर किया जाए। साइंस फेयर में उनके मॉडल्स रखे जाए। जिला कलेक्टर का स्कूल इंतजामिया को मशवरा। उन्होंने साइंस फेयर का इफ्तिताह किया। 3 तलाक बिल सिर्फ धोखा। मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं मिलेगा। सिर्फ मुस्लिम मर्द ही जेल जाएंगे। ये खवातीन से हमदर्दी नहीं बल्कि मुसलमानों से तासुब है। हाफिज खान का दो टोक बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नंदीपेट के मौजा मारमपल्ली में एससी तबके का समाजी बाइकाट। एससी तबके की शिकायत पर SC/ST कमीशन के अहकामात खातियों को पुलिस ने रात देर गए गिरफ्तार कर लिया। मुकामी अवाम ने रुकावटें खड़ी की मगर पुलिस खातियों को लेकर दूसरे रास्ते से निकल गई। समाजी बाइकाट के अहकामात महंगे पड़ गए। नंदीपेट मंडल के मौजा मारमपल्ली में एक भवन की तामीर पर तनाजा पैदा हुआ था और इस मौजा की देही कमेटी ने एससी तबके के समाजी बाइकाट का फैसला लिया। इस मौजा में एससी तबके ने अम्बेडकर भवन की तामीर का मंसूबा बना लिया और तामीरी इजाजत के लिए देही तरक्याती कमेटी को 50,000 रुपये भी अदा किए, मगर बाद अज़ां इस भवन की तामीर को रोक देने की देही तरक्याती कमेटी ने हुक्म जारी किया, जिसको मानने से एससी तबके ने इनकार किया और तामीर शुरू कर दी, जिस पर तनाजा पैदा हो गया और देही अवाम ने एससी तबके का समाजी बाइकाट कर दिया, जिसकी एससी तबके ने देही तरक्याती कमेटी पर समाजी बाइकाट का इल्जाम आयद करते हुए SC/ST नेशनल कमीशन से शिकायत की, जिस पर कमीशन के ओहदेदार रामलू ने एक इजलास तलब किया, जिसमें RDO श्रीनिवास, DCP श्रीधर रेड्डी, ACP श्रीनिवास के अलावा तहसीलदार, MPDO और मुकामी SI ने भी शिरकत की। कमीशन ओहदेदार रामलू ने इस मामले में कार्रवाई करने और समाजी बाइकाट के अहकामात देने वाले खातियों को गिरफ्तार करने की हिदायत दी और साथ ही 50,000 रुपये वापस दिलवाने का भी हुक्म दिया। उन्होंने सख्ती से कहा कि BR अम्बेडकर भवन की तामीर करना कोई गलत काम नहीं है। इस भवन की तामीर पर समाजी बाइकाट करना जुर्म है। बाद अज़ां कमीशन के अहकामात पर कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया की निगरानी में पुलिस की भारी जमीयत ने मौजा मारमपल्ली पहुंचकर समाजी बाइकाट के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस दूसरे रास्ते से निकल गई। गांव वालों का मुतालबा है कि उनकी बात भी सुनी जाए। एक तरफा शिकायत और समाअत के बाद इस तरह की कार्रवाई मुनासिब नहीं। तो ప్రజాస్వామ్యంలో ఎమ్మెల్యే కొట్టాలంటే కోట్ల రూపాయలు కావాలి। మన దళితుడు కోట్ల రూపాయలు ఎడబెడతాడు। నలుగురికి ఛాయ్ దాపమంటే పైసా లేదు। సారాలు దాపి కోట్ల రూపాయలు ఎలా ఖర్చు పెడతాడు? ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో డబ్బుకు విలువ దొరుకుతుంది। ఈ డబ్బు విలువ కూడా తగ్గాలి। సెషన్ గారు చేసిన మంచి పని మేము అభినందిస్తాం। కానీ ఇప్పుడు మీకు ఏది అన్యాయం జరిగినా మీ వెనుక ప్రభుత్వం ఉంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది, మీ చట్టాలను రక్షించడానికి అధికారులు కూడా ఉన్నారు। కాబట్టి నేను RDO గారు మన యొక్క DCP గారితో నేను పదే పదే చెప్తున్నా, ఇమ్మీడియట్లీ యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళని రిపేర్ పంపి నాకు కాపీ పంపండి। మళ్ళీ RDO గారు ఈ మంత్ ఎండింగ్లో 80 కుటుంబాలకు లక్ష రూపాయలు తప్పనిసరిగా ఇచ్చి నాకు రిపోర్ట్ పంపండి। వీళ్ళకు ఇల్లు లేకుంటే, పింఛన్ లేకుంటే, డబుల్ బెడ్రూమ్ లేకుంటే మీ యొక్క రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి వాళ్ళకి సాయం చేయండి। ఈ రికార్డ్ అంతా మీరు రాసి నాకు
ఢిల్లీకి ఒక రిపోర్ట్ పంపురి, పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఒక రిపోర్ట్ పంపురి, ప్రెస్ వాళ్ళతో విజ్ఞప్తి, సమాజంలో చెడు ఎక్కడైతే జరుగుతుందో ఆ చెడును ప్రజలకు చూపించే బాధ్యత ప్రెస్ జర్నలిస్ట్। आरमूर डिवीज़न में ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी के अतकाल का आगाज़। 9 जनवरी को पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन। जिला कलेक्टर ने मराकिज़ का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुअस्सस सियानती इंतजामात किए जाए और पुरसुकून इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। आरमूर रेवेन्यू डिवीजन की हुदूद में ग्राम पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगियों की अतकाल का आगाज हो चुका है। इस आरमूर डिवीजन में जुमला 177 ग्राम पंचायत है, जिनके इंतखाबात पहले मरहले में अंजाम पाएंगे। आज 7 जनवरी को पर्चा नामजदगी के अतकाल का पहला दिन है और 9 जनवरी आखिरी दिन होगा। पहले मरहले की रायदही 22 जनवरी को होगी और नताइज का भी उसी दिन ऐलान होगा। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज आरमूर डिवीजन का दौरा किया और पर्चा नामजदगी के अतकाल के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बगैर किसी लीत व लाल और मोहब्बत से पर्चा नामजदगियां वसूल कर ले। तनखी के मौके पर मुनासिब या नामुनासिब का फैसला किया जाए और इस अमल को पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने इंतखाबात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का भी जायजा लिया और अहम हिदायतें जारी की और मौसर बंदोबस्त रखने का भी हुक्म दिया। साबिक जिला कलेक्टर क्रिस्टीना ने आज आरमूर डिवीजन के मौजा अंकापुर के पोलिंग मराकिज का जायजा लिया। उन्होंने सियानती इंतजामात को मौसर बनाने की हिदायत दी और साथ ही उन्होंने दीगर ग्राम पंचायतों के पोलिंग मराकिज का भी जायजा लिया। ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में साइंस फेयर का जिला कलेक्टर ने शमा जलाकर इफ्तिताह किया। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो ऐसे प्रोग्रामों में जोश व खरोश से हिस्सा ले। स्वच्छ भारत और प्लास्टिक के नुकसानात से बाशऊर करने वाले मॉडल्स भी साइंस फेयर में रखे जाने का उन्होंने इंतजामिया को मशवरा दिया। कंटेश्वर में वाक़ ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में साइंस फेयर का एहतमाम किया गया। ये साइंस फेयर 3 रोज तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शमा जलाकर साइंस फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अपने खिताब में तलबा को तलकीन की कि वो इस तरह के प्रोग्रामों से इस्तेफादा करे। उन्होंने इंतजामिया की काविशों की सताइश की और कहा कि इससे तलबा की ज़हनी इर्तिका होती है और उनकी सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने इस मौके पर तलबा को स्वच्छ भारत प्रोग्राम से आगाह किया और उसी में हिस्सा लेने की तरगीब दी और कहा कि अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। इससे न सिर्फ ये है कि साफ सुथरा मुआशरा वजूद में आता है, बल्कि सेहत व तंदुरुस्ती भी हासिल होती है। जिला कलेक्टर ने तलबा को तलकीन की कि वो साइंस फेयर जैसे प्रोग्रामों में जोश व खरोश से हिस्सा ले और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा ले। उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से अवाम को वाकिफ करवाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि साइंस फेयर में स्वच्छ भारत और प्लास्टिक के नुकसानात पर मबनी मॉडल्स भी रखे जाए। గ్రామానికి వెళ్ళి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తెలుసుకోవడం జరిగింది. వారు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ రకాల సమస్యలలో కల్పన It takes millions of years to come, so we have to step forward to conserve it. LPG was the liquid petroleum gas. LPG was the most important fuel process in petroleum. For the survival of human life, LPG play a vital role in the form of cooking. Nowadays world was so busy, so they prefer for fast cooking. So we have to step forward to. దయచేసి టీచర్స్ అందరూ కూడా
వారికి చదివే కాదు ఇటువంటి విషయాలు కూడా మీరు చెప్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు చెప్పడం వల్ల వారితో స్ఫూర్తి పొందుతారు. వారి జీవిత పాఠాల నుంచి విద్యార్థులు నేర్చుకొని వారు కూడా అంతే గొప్ప వ్యక్తులుగా వెళ్ళడానికి స్ఫూర్తి ప్రేరణ పొందాలి. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. అదేవిధంగా ఇది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, సైన్స్ టీచర్స్ సంబంధించింది కాదు, సమాజానికి సంబంధించింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైతే స్కూల్ యాజమాన్యం ఉందో, తర్వాత జిల్లా విద్యాధికారులు ఉన్నారో, हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद जिला जैसी ने अवामी शिकायतें मौसूल की और मुताल्लिका ओहदेदारों को उन मसाइल का जायज़ा लेने और मुमकिना एक्सवी करने की हिदायत दी। कई इलाकों की आवाम ने अपने मसाइल पेश किए और एक्सवी का मुतालबा किया। अदम एक्सवी की सूरत में एहतजाज की धमकी दी। हर पीर की तरह आज भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर की अदम मौजूदगी में जिला ज्वाइंट कलेक्टर वेंकटेश्वर लू ने अवामी शिकायतों की समाअत की और दरख्वास्तें वसूल की। उनके हमरा आरडीओ और डीआरओ भी मौजूद थे और अवामी शिकायतों की उन्होंने भी समाअत की। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्म है, इसलिए वो गैर हाजिर रहे। इस प्रोग्राम में वर्नी रोड पर वाक़ रेणुका नगर की रोड नंबर 5 में मिनी टैंक बॉन्ड को जाने वाली 30 फीट की सड़क को 80 फीट तक चौड़ा करने का मंसूबा बनाया गया, जिसकी वजह से इस मंसूबे के तहत कई मकानात मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि कई मकान ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो रहे हैं और लोगों को इमलाकों से महरूम होना पड़ रहा है। इस इलाके के अफराद ने जिला कलेक्टर से मुदाखलत करने और इस सड़क पर मास्टर प्लान के मंसूबे को तर्क करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। इसी तरह गोमस्ता कॉलोनी गुरबाबादी रोड पर महेश्वरी ऑफिस के करीब रहने वाले अफराद ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि उनकी कॉलोनी को बेशुमार मसाइल का शिकार है। उन्होंने उन मसाइल की एक्सवी का मुतालबा किया। इसी तरह दुबा इलाके के वेंकटेश्वर कॉलोनी की अवाम ने भी जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और शिकायत की कि इस इलाके में बाज अफराद मनमानी प्लाट्स बनाकर फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें मुतासिर हो रही है। डिवीजन 36 में वाक़ 350 और 80 क्वार्टर्स की अवाम ने जिला कलेक्ट्रेट पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और इस इलाके से डंपिंग यार्ड की फौरी मुंतकिली का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज की धमकी दी। पीपी गंगा रेड्डी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। कामयाब टीमों और खिलाड़ियों में राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट और एन सुधाकर के हाथों इनामात की तकसीम। राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि खेल दौलत, इज्जत और शोहरत के साथ सेहत व तंदुरुस्ती हासिल करने का भी जरिया है। उन्होंने खेलों में महारत लाने की खिलाड़ियों को तलकीन की। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में फुटबॉल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और टीमों में इनामात की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। हाल ही में एक फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट मुनाकिद हुआ, जो अंजहानी एडवोकेट पीपी गंगा रेड्डी की याद में खिलाया गया था। इस प्रोग्राम में रियासती बार काउंसिल के रुकन राजेंद्र रेड्डी और एन सुधाकर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि खेल इंसान को दौलत, शोहरत और इज्जत दिलाता है, मगर सबसे अहम बात उससे सेहत व तंदुरुस्ती भी हासिल होती है। Recent times lo Nizamabad was the breeding ground for international players, internationally recognized players को breeding ground గా మారింది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు మన మధ్యలో ఉన్న గగ్లోత్ సౌమ్య ఇండియన్ అండర్ 17 టీమ్ కెప్టెన్ గా కూడా ఎంపికైంది. అదే కాకుండా ప్రీవియస్ గా ఎండల సౌందర్య, నిఖత్ జరీన్, హుసాముద్దీన్ అండ్ మన మలావత్ పూర్ణ లాంటి ఆనిముత్యాలు నిజామాబాద్ గడ్డపై పుట్టడం, ఎదగడం మన ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ మరి ఈ స్పోర్ట్స్కి ఫుట్బాల్ అకాడమీ, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్, మరి సీనియర్ పీఈటీస్ అందరూ సహకరించి ఇట్లాంటి టోర్నమెంట్స్ నిర్వహిస్తారని కోరుతూ टूल प्लाजा के तरफ की 500 मीटर अराजी टूल प्लाजा की तहवील में होती है। ये कानूनी मामला है, लेकिन इंदलवाई टूल प्लाजा के करीबी राजोया नामी शख्स ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिस पर टूल प्लाजा की इंतजामिया ने गैर कानूनी बताया और ओहदेदारों से शिकायत की और मुतालबा किया कि कब्जा बर्खास्त करवाया जाए। इंदलवाई मंडल में वाक़ टूल प्लाजा के करीब सी राजोया नामी शख्स ने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर कर लिया, जिस पर टूल प्लाजा इंतजामिया ने एतराज किया। कहा कि यह तामीर नाजायज है।
क्योंकि टोल प्लाजा से 500 मीटर दूर तक किसी को भी कोई तामीरी इजाजत हासिल नहीं रहती और ये कानून है। इंतजामी जिम्मेदारान ने बताया कि जब टोल प्लाजा तामीर किया गया था उस वक्त यहाँ सिर्फ खेत थे और उन खेतों को 500 मीटर तक कानूनी तौर पर टोल प्लाजा के हवाले किया गया था, मगर अब इस अराजी पर राजया ने गैर मजाज तौर पर कॉम्प्लेक्स तामीर कर लिया है और इस अराजी को अपनी जाती अराजी बताता है। टोल प्लाजा इंतजामिया ने जिला हुकाम और ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो फौरी इस मामले में तवज्जो दे और इस मामले में कार्रवाई करते हुए राजया के कब्जे को बर्खास्त करवाए, क्योंकि यहाँ टोल प्लाजा का तहफ़्फ़ुज़ सवालिया बन जाता है। रिंग रोड पर मास्टर प्लान को मनसूख किया जाए या फिर मुनासिब मुआवजा दिया जाए। ताहाल इस सड़क के 50 मुतासिर होने वाले खानदानों को नोटिस जारी नहीं की गई। अचानक कार्रवाई मुनासिब नहीं रहेगी। AIKMS की क़ियादत में अवाम का धरना। जिला कलेक्टर ऑफिस पर रिंग रोड की तामीर में मुतासरा अफराद को मुआवजा फराहम करने का मुतालबा करते हुए AIKMS की क़ियादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। AIKMS के रियासती क़ायद पी प्रभाकर ने बताया कि नए मास्टर प्लान के तहत 50 से ज़ायद मकानात मुतासिर हुए हैं। इस पर अमल आवारी के लिए महकमा बल्दिया तैयारियां कर रहा है और इस इलाके के 50 से ज़ायद मकान इस मास्टर प्लान से मुतासिर हो रहे हैं, मगर ताहाल उन मकानों के मकीनों को नोटिस जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उनको मुआवजा जारी किया जाए या फिर मास्टर प्लान को मनसूख कर दिया जाए। 1974లో ప్రతిపాదించిన మాస్టర్ ప్లాన్ లో ప్రతిపాదించిన రోడ్లని 2019లో అమలు జరపడం సిగ్గుచేటని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం। ఈ రోజు ఏదైతే మనం చెప్తా ఉన్నామో, ఈ రోజు మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నామో, మేమందరం కూడా దాదాపు వేల మంది, వందలాది మంది కోట్ల రూపాయలు పెట్టి, సొంత డబ్బు పెట్టి, పైసా కూడబెట్టి ఈరోజు ప్లాట్లు కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టుకోవడం జరిగింది। అయ్యా, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులో రిజిస్ట్రేషన్ చేయొద్దని చెప్పేసి ఆ రోజే పకడ్బందీగా మీరు జీవో విడుదల చేస్తే మేము ఎవరం కొనుక్కునే వాళ్ళం కాదు కదా అని చెప్పేసి మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం। ఈరోజు మీరు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఇల్లు ట్యాక్సులు వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఇంటి నెంబర్లు ఇచ్చారు, నల్లాలు ఇచ్చారు, కరెంటు మీటర్లు ఇచ్చారు। మరి ఇవన్నీ ఇచ్చి ఇలా ఇల్లు కూడా కొడతామని చెప్పేసి అంటే ఒక్కొక్కరు 20 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు అప్పులు చేసి బ్యాంకులో అప్పులు। 3 तलाक बिल मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी नहीं बल्कि मुस्लिम मर्दों से दुश्मनी है। मुस्लिम मर्द जेल जाएगा जबकि मुस्लिम खातून और उसके बच्चे बेयार और मददगार होंगे। ये बिल शरीयत में मदाखलत और मुस्लिम दुश्मनी का जरिया है। हाफिज मोहम्मद लाइक खान, सदर जिला जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की मोहम्मद नाइम कमार, एडिटर रोशन टीवी से बेबाक गुफ्तगू। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सदर ज़िला जमीयतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लाइक खान साहब के पास बैठा हुआ हूँ और उनसे कुछ अहम मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस वक्त कौमी सतह पर शरीयत में मदाखलत के मामला चल रहे हैं। कोशिश की जा रही है मुस्लिम शरीयत को मस्ख़ किया जाए, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के नाम पर क़ानून साजी की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ख़वातीन पर 3 तलाक़ जुल्म है। इसका शरई व आइली मामला क्या है, इस ताल्लुक़ से हम मौलाना हमारे हाफिज़ साहब से जो सो न सिर्फ ये कि जो सो वजाहत से सवाल करेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे, बल्कि साथ ही ये जो मदाखलत की कोशिश की जा रही है इस ताल्लुक़ से इनका और उलमा कराम का क्या मौक़िफ़ है, उलमा कराम इस मामले में क्या कहते हैं और शरीयत क्या कहती है, इस ताल्लुक़ से हाफिज़ साहब से मुख्तसरन सर गुफ्तगू करेंगे। तो वो हाफिज़ साहब, ये जो बिल परसों पार्लियामेंट में पास हुआ है और राज्यसभा में तातुल का शिकार है, इस ताल्लुक़ से आप दो टोक अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतने बड़े अहम उन्वान पे इस पर गुफ्तगू और तबसरा करने का वक्त निकाला और आप उसके ऊपर लोगों में एक किस्म की बहस छेड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ही एप्लीकेशन 37 शरीयत एप्लीकेशन बना दी गई थी, जिसमें शरीयत में मुदाखलत न करने का अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी तय हो चुका था। और दस्तूर में जो दस्तूर है हमारा, उसके अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने लोग अपने मज़ाहिब के मानने वाले हैं, सबको अलग अलग तौर पर अपने अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हासिल है। सबसे पहले तो ये दस्तूर को ख़तरा है, दस्तूर में मुदाखलत है। दूसरी बात, शरीयत में इस तरह मुदाखलत है कि वो लोग
तीन तलाक़ के बहाने से शरई क़वानीन जो है उसको तोड़ना चाहते। लोकसभा में जो बिल लाया गया वो इसलिए नहीं लाया गया कि मुस्लिम महिलाओं को, औरतों को इंसाफ मिले, बल्कि मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी पैदा हो। पहले क्योंकि इससे पहले की साबिक़ा हुकूमतें मुसलमान नौजवानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को, कभी उलमा को जेलों में भर रहे थे। अब उन्वान बदलकर मुसलमानों को जेल में भरने की और उनको बेरोज़गार करने की और समाज में एक तरह की बेचैनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर एक बात हाफिज़ साहब ने कही कि मुसलमानों को किसी ना किसी बहाने जेलों में महरूस करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अहम नुक्ता है। यहाँ पर टाटा पोटाट जैसे कई मसाइल आए, दहशतगर्दी के मामला आए, मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ बहानों से महरूस कर दिया गया था। 10-10 साल तक वो जेलों में रहे। बाद अदालत के ज़रिए वो मासूम करार पाए, बेगुनाह करार पाए और उनको बाहर निकाला गया। अब उसके बाद में ये जो बहाने हैं ज़्यादा देर पर चल नहीं रहे हैं और इस ताल्लुक़ से जो सो फुटकार पड़ रही है अदालतों की, लिहाजा यहाँ पर एक नया मामला पेश किया गया कि यहाँ पर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत का मकसद नहीं, बल्कि मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम मर्दों को जेल में भरना इसका मकसद है। तो इसकी ज़रा थोड़ा वजाहत कर दीजिए हाफिज़ साहब। इस तरह के अब 3 साल की जेल आप 3 तलाक़ देने वाले को तय करे, तो फिर मान लो कि एक ऐसा आदमी है जो सरकारी मुलाजिम है या ताजिर है, जी या जो भी है उसकी मसरूफियत, 3 साल जेल में रहेगा तो उसके बच्चे रहेंगे, बच्चों की परवरिश कौन करेगा, उस पर कोई कानून नहीं। फिर 3 साल वो जेल में रहकर अगर ताजिर है या कहीं मुलाजिम है तो क़ानून में ये भी है कि उसके बीवी के अखराजात वही शौहर दे। जेल में रह के वो अखराजात कैसे देगा? दूसरा जुल्म, औरत पे मज़ीद जुल्म करने की एक साजिश है और जो हम नौजवानों को और मुसलमानों को जेलों में महरूस करना चाह रहे हैं। और साथ में पहले जो कानून था क्या डौरी का, उसको और थोड़ा कमज़ोर कर दिए। होना तो ये चाहिए था, अगर ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत चाहती है तो सिर्फ मुसलमान ख़वातीन से उनको हमदर्दी करनी है। इस बिल में ख़वातीन को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ख़वातीन का ख़वातीन का 3 साल जब आप जेल में भेज देंगे तो उस खातून की हिफाजत कौन करेंगे? 3 साल तक उसके रोज़गार का और उसके क्या कहेंगे नान नफ़क़े के ज़िम्मेदार कौन? 3 साल हुकूमत अगर जेल में भेज देगी उस 3 तलाक़ के उसमें 3 साल सज़ा, ये बिल्कुल मर्द के साथ औरत के साथ दोनों के साथ भी जुल्म है। औरत को कोई मतलब तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, फिर बच्चे रोड पे आ जाएंगे। सवाल यहाँ पर हाफिज़ साहब ये उठा रहे हैं कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह फराहम किया जा रहा है इस बिल के ज़रिए। बहुत अहम सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए। बिलखुसूस ख़वातीन को गौर करना चाहिए कि हुकूमत हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा जो कर रही है उसकी हकीकत क्या है। क्या वाकई ये कानून हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जबकि यहाँ पर सिर्फ मर्दों को सज़ा दी जा रही है, ख़वातीन को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं हो रहा है, हाफिज़ साहब का ये कहना है। तो फिर इस ताल्लुक़ से मुस्लिम उलमा कराम और बिलखुसूस जो सो मुस्लिम पर्सनल लॉ का ठोस मौक़िफ़ क्या है और आगे जो सो इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी कि ख़वातीन को इस ताल्लुक़ से बाशऊर किया जाए। अभी भी 50% से ज़्यादा ख़वातीन इस ताल्लुक़ से बाशऊर नहीं है। तो इस ज़िम्मन में ख़वातीन को बाशऊर करने के लिए क्या प्रोग्राम चलाया जाएगा, किस तरह की जो सो हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? सही बात है, आपने सही सवाल उठाया। तो साबिक़ में आप एक निज़ामाबाद में एक तहरीक के अहम मुहर्रिक रह चुके मुस्लिम पर्सनल निज़ामाबाद के हद तक आप, लेकिन हकीकत ये है, एक कड़वा सच है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पूरे मुसलमानों का बाएतमाद इदारा ज़रूर है, लेकिन नाकारा इदारा है। उसकी वजह आप वज़ाहत कीजिए किस तरह? उसकी वजह यह है कि आप बोर्ड के क़याम करके बरसाहा बरस हो गए। जैसा आप बता रहे हैं कि 50% ख़वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है नहीं जानते, शरई क़वानीन क्या है नहीं जानती, हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने मर्द हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जानते हैं? जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ एक बोर्ड बनाए, और वो भी आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद का एक मुकदमा अदालत में वो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है? तो बाबरी मस्जिद का मुकदमा जमीयत उलमा इनसे उस वक्त से लड़ रही है, इनसे पहले से, जब बोर्ड पैदा भी नहीं हुआ था। जी। दूसरी बात, जब हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट गए बाबरी मस्जिद का मुकदमा लेकर, तो बोर्ड से 8 महीने पहले जमीयत उलमा गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेरी नज़र में एक हिसाब से नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन, अच्छी बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाते हैं, बड़ा इजलास बुलाते हैं, बड़ी मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बस वो कॉन्फ्रेंस वहीं तक महदूद हो जाती है। अमल आवरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, हालिया में इतना वावेला हुआ, यह बिल जब 3 तलाक़ का पार्लियामेंट में लाया गया, तो जब पार्लियामेंट में आया, मीडिया में आया, क़ायदीन आवाज़ लगाए, उलमा आवाज़ लगाए, अइम्मा आवाज़ लगाए, तो जब तक आवाम को मालूम हुआ, मैं खुद निज़ामाबाद में एक किला रोड के एक जलसे पे कि
कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। मुल्कगीर सतह पे जमात इस्लामी तहरीक चलाई, जमात इस्लामी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाकिफ़ कराने के लिए ज़मीन पर उतरी, तो बोर्ड क्या कर रहा है भाई? दूसरी जमात उतर के तहरीक चला रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शनाख्त, उसकी पहचान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या और काम क्या कर रहा है, उससे ये कौम को बताने के लिए ज़िले में जलसे किए, पूरे मुल्क में करे, बल्कि ज़िले में निज़ामाबाद शहर में, नवीपेट में, जहाँ जहाँ बहुत सी जगह मैं ख़ुद भी शरीक रहा उसके अंदर। तो ये जमात इस्लामी का काम थोड़ी है, ये तो सबका काम है। बोर्ड को चाहिए था कि वो इस्लाह माशरा की कमेटियाँ बनाते, उसकी रियासती और उसकी ज़िली इकाइयाँ बनाते और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी मुसलमानों की जितनी आइली मसाइल है उससे रुजू करने के लिए लोगों को इतना तैयार करते कि लोग दुनिया की बातिल अदालतों को जाने के लिए ख़ुद कतराएँ, मुसलमानों के अंदर इतना जज्बा लाते कि वो शरई क़ानून के ख़िलाफ़ चलने के लिए तैयार ही ना हो। इन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया। बोर्ड सिर्फ, मैं जैसा कह रहा हूँ, बोर्ड में बड़े इतने काबिल और इतने काबिल तरीन अफराद है कि नाकाबिल बयान, और इतनी अल्लाह वाले बड़े बड़े लोग हैं कि मेरी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, ज़ुबान दराजी और लपकुशाई उनकी शख्सियत पर नहीं करना चाह रहा हूँ। मिन जुमला बोर्ड जो है, बोर्ड जितनी उस आवाम को जितनी उनके ऊपर उम्मीदें वाबस्ता हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उतना काम उम्मीद के ऊपर मुकम्मल मिल्लत इस्लामिया की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। ये बात अमलन साबित हो चुकी है। मैं आपसे एक बात कहूँ कि इससे पहले साबिक़ में जब बोर्ड की बहस चल रही थी तो इमाम बुखारी साहब ने एक सवाल उठाया था, मैं उससे सहमत हूँ, मुतमईन हूँ, इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप एक रिक्शे वाले को, एक ऑटो वाले को, एक मज़दूर मुसलमान को, एक आम फहम समझने वाले मुसलमान से अगर आप सवाल करेंगे कि ये बोर्ड क्या है तो वो नहीं पहचानता। तो किसका काम था साहब? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों का काम था कि उनको बोर्ड क्या है वाकिफ़ कराते। और शरीक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ क़ानूनी लड़ाई, एक तो क़ानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, दूसरा उम्मत को सुन्नत पे अमल करने के लिए फिर आमादा और तैयार करना चाहिए। उम्मत के अंदर इतना जज्बा बेदार करना चाहिए कि आज जैसे कुछ ख़वातीन RSS के आले कार बने, अगर बोर्ड अगर पहले मेहनत करता तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते थे। मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ जो हाफ़िज़ साहब मुतवज्जह करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि बोर्ड तो मौजूद है, इंतहाई अहम तरीन अकाबिरीन उससे वाबस्ता हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में, अमली मैदान में जो सो कुछ काम करने का जो मामला होना चाहिए था वो यहाँ पर नज़र नहीं आता। और बोर्ड सिर्फ मखसूस जो सो हुदूद में काम करता है, उसकी जो सो आगे कोई रहनुमाई नहीं रहती। बहुत बड़ी शिकायत है हमारे हाफ़िज़ साहब की, लेकिन इसमें हकीकत भी है। गौर कीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ एक इकाई है, उसकी कोई महाजी शाखें नहीं है। जो अगर कोई जमातें यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से काम करती हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के नाम से काम करती हैं तो वो अपने तौर पे करती हैं, और अलबत्ता उनके जो है सो जो ये अहकामात रहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उस पर अमलावरी करते हैं। लेकिन उनकी हकीकत ये है कि जो है सो कोई क़ानूनी उनका मौक़िफ़ नहीं होता इन कमेटियों का, और कोई वजूद नहीं होता। बोर्ड जिससे लाताल्लुक़ रहता है। जबकि हाफ़िज़ साहब का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि बोर्ड अपने दायरे कार को वसअत दे, वो अपनी ज़िले और जो है सो हल्का जाती सतह पर हो या मंडल सतह पर कमेटियों की तश्कील अमल में लाए, और जो सो अपने दायरे कार को वसी करते हुए उम्मत मुस्लिमा को शरई अहकामात से वाकिफ़ करे। ये सबसे बड़ा मुतालबा है और ये जायज़ मुतालबा है और ये होना ही चाहिए, मैं इसकी तायीद करता हूँ। तो इस ताल्लुक़ से आप ये बताइए कि मुस्लिम ख़वातीन को इस मामले में क्या रोल प्ले करना चाहिए, यानी कि क्या रोल अदा करना चाहिए कि बिल को कबूल करे या बिल की मुखालिफत करे? अगर मुखालिफत करना है तो किस तरह करे? सबसे पहले तो दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, बहुत सी बड़ी बड़ी सिटियों में ख़वातीन रोड पे आ चुकी है। निज़ामाबाद में भी ऐसा हुआ कि हम जो मौजूदा जो बिल लाया जा रहा है हम उस बिल को कबूल नहीं करेंगे। कई ख़वातीन, बुरखापोश ख़वातीन सड़कों पर आई है, ऐसा पहली बार हुआ है, और उन्होंने कहा कि हमको शरई क़ानून ही मंजूर है, हम शरीयत पर ही अमल करना चाहते हैं। और शरई क़ानून ही एक ऐसा क़ानून है जो औरतों को सिर्फ न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बल्कि उनका हकीकी मकाम शरीयत ही देती है। ये दूसरे क़वानीन से औरतों का ना तो तहफ़्फ़ुज़ होगा और ना ही उनका कोई मर्तबा मकाम बाकी रहेगा। ये रहा सवाल इनको इसकी ज़िम्मन में क्या करना चाहिए। ख़वातीन को सिर्फ शरई क़ानून पर ही अमल करना चाहिए। दुनिया चाहे लाख क़वानीन बना ले, अगर मुसलमान शरीयत पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए तो ये ऐसे कई क़वानीन आएंगे और इंशाअल्लाह वो रद्दी के नज़र हो जाएंगे। बहुत अच्छा मशवरा है। हाफ़िज़ साहब का कहना ये है कि क़ानून तो बनता है, बन जाए,
हमको इससे एतराज़ नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। सीधी सीधी बात है कि शरीयत में मदाखलत का जहाँ मामला होता है कोई मुसलमान उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। और यहाँ पर कानून बनने के बाद ख़वातीन से उन्होंने बिलखुसूस दरख्वास्त की है, ख्वाहिश की है कि उस कानून को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने मसाइल जो आपके जो सो ख़ानदानी मसाइल होते हैं, आपके जो सो शख्सी मसाइल होते हैं, आपके जो सो पर्सनल जो मामलात होते हैं, उसको शरीयत के दायरे कार में उलमा कराम के पास बैठकर हल कराएं। और ये इसका बेहतर हल है। इसकी वजह से जो सो हम गैर ज़रूरी तनाज़ा से गौर कीजिए। अगर कोई आप खातून जाके किसी जो सो कोर्ट में या जो सो फिर पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दाखिल करती है तो फौरी जो सो उसके शौहर की गिरफ्तारी अमल में आएगी और शौहर जेल जाएगा। तो इसमें ख़वातीन का तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। ये बात की वजाहत जो सो हाफिज़ साहब कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि इस ताल्लुक़ से हमने सेर हासिल गुफ्तगू कर ली हाफिज़ साहब से और उन्होंने बेहतरीन मुदल्लिल अंदाज़ में हमें जवाब दिया है। हम उनका जो सो शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे इजाज़त चाहते हैं। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत के पहले मरहले में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू। आखिरी दिन 9 जनवरी होगा। जिला कलेक्टर ने इंतखाबी इंतजामात का जायजा लिया और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। राजावानी प्रोग्राम में बेशुमार शिकायतें व दरख्वास्तें हासिल। जॉइंट कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत और अवाम के मसाइल की यकसवी करने ओहदेदारों को हिदायत दी। स्वच्छ भारत और प्लास्टिक के नुकसानात से अवाम को बाशऊर किया जाए। साइंस फेयर में उनके मॉडल्स रखे जाए। जिला कलेक्टर का स्कूल इंतजामिया को मशवरा। उन्होंने साइंस फेयर का इफ्तिताह किया। 3 तलाक बिल सिर्फ धोखा। मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं मिलेगा। सिर्फ मुस्लिम मर्द ही जेल जाएंगे। ये खवातीन से हमदर्दी नहीं बल्कि मुसलमानों से तासुब है। हाफिज खान का दो टोक बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।